हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका थांग राजवंश चल रहा था, थांग शासनकाल, जिसका टाइम पीरियड था 618 ईस्वी से 906 ईस्वी तक। तो आपको थांग राजवंश के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी थी। अब इनके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो हम इस वीडियो में चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा थांग शासनकाल जो पढ़ाया था वो रिमाइंड कराती हूँ। देन हम देखते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं थांग राजवंश के, थांग शासनकाल के, कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई। तो देखते हैं। और आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपका दृश्य चित्रकार आता है क्वेश्चन अलग से, तो मैं आपको कोई अलग से आर्टिस्ट नहीं लिखा रही हूँ दृश्य चित्रकारी के लिए, क्योंकि जैसे आपका कोई भी शासनकाल चलता है जो उसके अंतर्गत आर्टिस्ट आते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा आपको ऐसा आर्टिस्ट बता रही हूँ जो लैंडस्केप बनाता है, सीनरीज बनाता है, दृश्य चित्रण करता है। तो वो आपको आर्टिस्ट उस दृश्य चित्रण वाले प्रश्न में उसका उत्तर लिखना है। तो देखते हैं थांग शासनकाल में मैंने आपको क्या बताया था। तो अंतिम सुई शासन को समाप्त करके यहाँ पे ली युआंग ने चंगअन पर अधिकार कर लिया था और वो जो है थांग वंश का प्रथम शासक घोषित हो गया था। 626 ईस्वी तक उसने अपने पुत्र ली श्रीमैन को राज्यभार सौंपकर शांति का और समृद्धि का सूत्रपात किया। भारत सहित अनेक धर्माचार्य यहाँ आते रहते थे। कहाँ? चीन आते रहते थे। और केंद्रीय एशियाई, अरब, तुर्क, मंगोल तथा जापानी व्यापारी यहाँ से माल विक्रय करते थे। इनकी आकृतियाँ थांग शासकों की कब्रों में देखने को मिलती हैं। इनके जो उदाहरण हैं कि इनका व्यापार जो था वो विदेशों से होता रहता था। तो 754 ईस्वी में राजकीय साहित्य अकेडमी की स्थापना भी हुई थी, जो यूरोप की समस्त अकेडमियों से प्राचीन थी। आपको बताया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि यूरोप में कौन सी अकेडमी स्टार्ट हुई थी और कौन कौन से यहाँ पे जो है पुरानी अकेडमी है। तो जो यूरोप में बहुत सारी अकेडमी बनाई गई थी, उनसे भी पुरानी अकेडमी जो थी वो यहाँ बनाई गई थी और देश की समस्त प्रतिभा और संपदा राज दरबार में यहाँ पे एकत्रित हो गई थी। वहाँ अन्य देशों का संपर्क भी बना रहता था। भारतीय तथा चीनियों के संयुक्त परिश्रम से 2 पगोड़ा बने थे। पगोड़ा आपको समझा दिया था कि क्या होता है, उसकी पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी मैंने। किंतु शक्ति क्षीण होने से चीन की सहिष्णुता कम हो गई और विदेशी धर्मों को हानि पहुंच गई। बौद्ध को गैर चीनी समझा जाने लगा। मठों में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे उनको भार समझा जाने लग गया। 745 ईस्वी में समस्त विदेशी धर्मों पर अंकुश लगा दिया गया और उनकी संपत्ति पूरी जब्त कर ली गई। लोगों ने बौद्ध संपत्ति, भवनों और कलाकृतियों को लूटना भी आरंभ कर दिया था। यही कारण था कि हमें 7वीं और 8वीं शती में चीनी बौद्ध कला के बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें जापान की ओर देखना पड़ता है और इसीलिए आपका चाइनीज़ के साथ साथ मैं जैपनीज़ भी पढ़ाऊँगी। शांसी में 782 ईस्वी में निर्मित काष्ठ मंदिर थांग काल का प्रथम ज्ञात उदाहरण माना जाता है। इसके चारों ओर ढलवा छतें कमानीदार बनी हुई हैं और कुछ ईंटों के पगोड़ा के भी अवशिष्ट उदाहरण मिले हुए हैं। इनमें जो है भारतीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी थांग शासनकाल में। अब हम देखते हैं जो आपका श्रेष्ठ चित्रकार थे उनके बारे में। तो अभी ये 2 पॉइंट इस वीडियो में कवर करते हैं थांग शासनकाल के। 1200 वर्ष तक काल के भीषण आघातों से सुरक्षित रहने के उपरांत 1954 में ये भयंकर अग्निकांड में नष्ट हो गए। इनकी जो फोटोग्राफ एवं अनुकृतियाँ हैं तैयार की गई, उनसे स्पष्ट होता है कि इनका संयोजन सरल तथा गंभीर है। तो आपका मैंने लास्ट वीडियो में वो ताऊ तुजू चित्रकार के बारे में बताया था। तो वो ताऊ तुजू के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी कि इसकी शिक्षा कैसे हुई थी, कैसा चित्रकार था, इसको चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है, उसके रंग कैसे लगाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वू के बारे में बता दी थी। तो वू के 2 पॉइंट रह गए थे, तो वो हम इसमें कवर करेंगे कि वो क्या थे। तो 1200 वर्ष तक काल के भीषण आघातों से सुरक्षित रहने के उपरांत जो इनके चित्र हैं वो सारे नष्ट हो गए हैं। इनकी जो फोटोग्राफ एवं अनुकृति है वो बाद में तैयार की गई। चित्र जो बनाते थे उनके फोटोग्राफ्स हैं और उनके कुछ कॉपी वर्क हैं। उनसे स्पष्ट होता है कि इनका जो संयोजन था वो सरल तथा गंभीर था। अनुमान किया गया है कि
थांग युग में ही कला के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा था और कन्फ्यूशसवादी आकृतियाँ शुद्धता के स्थान पर सहज चित्रण को अच्छा समझा जाने लगा था। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि थांग शासनकाल में मिड में यहाँ पे जो चित्रण हुए थे वो नहीं बने थे, तो इसीलिए जापान की तरफ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जब वो ताओतुजू थे तो उसके बाद से जो यहाँ पे लोगों का नज़रिया है चित्रकार को देखने का वो थोड़ा सा बदल गया था। कन्फ्यूशसवादी जो विचारधारा थी उसमें शुद्धता आ गई थी, आकृतियाँ जो थी वो सहज चित्रण होने लग गए थे, उसको अच्छा समझा जाने लग गया था। और वो ताओतुजू के जो चित्र थे वो कुछ जो है भीषण अग्नि के कारण नष्ट हो गए थे। तो आपका वो ताओतुजू भी ख़त्म हो गया था। अब हम दूसरा चित्रकार देखते हैं, अन्य प्रसिद्ध जो चित्रकार थे थांग राजवंश के। तो आपका अन्य चित्रकार में एक एनली पेन है। तो हम एनली पेन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। एनली पेन सुई-कालीन अधिकारी चित्रकार सुलिपिकार एनपी का पुत्र था। यह प्रतिभाशाली कलाकार था। तो एनली पेन जो है वो सुई-कालीन अधिकारी चित्रकार सुलिपिकार एनपी जो था वो उसका पुत्र है एनली पेन। यह बहुत ही अच्छा चित्रकार था, प्रतिभाशाली चित्रकार था। 643 में इसे 24 अधिकारियों के व्यक्ति चित्र राजकीय कला विधि हेतु बनाने का आदेश प्राप्त हुआ। 668 में यह मंत्री पद तक पहुंचा और 673 में मृत्यु होने पर इसे सच्चे विद्वान का मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया। तो इसने जो है 24 अधिकारियों का चित्र बनाया था सन 643 में। और ये जो इसके चित्र बने थे व्यक्ति चित्र वो राजकीय कला विधि मतलब होता है गैलरी, तो उसके लिए बनाया था इसने। इसको जो है मंत्री पद तक पहुंचाया गया। फिर इसके मरने के बाद इसको एक उपाधि, इसको एक सम्मान दिया गया। तो इसका जो सम्मान था उसका नाम था सच्चा विद्वान। तो आगे देखते हैं एनली पेन के बारे में। इसकी कला का अनुमान बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित कुंडलित पट से किया जा सकता है। तो इसका जो चित्र हैं इनके कुंडली पट चित्र जो हैं वो बोस्टन संग्रहालय में रखा हुआ है और सुरक्षित है वहाँ पे, जिसमें 16 शासक लगभग एक ही विधि से चित्रित हैं। पूरी लंबाई लगभग समान मुद्राएं, वस्त्रों का भी लगभग मिलता जुलता अंकन, इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। तो ये जो बोस्टन संग्रहालय में इनके चित्र मिले हुए हैं कुंडली चित्र, उसमें इसने 16 शासक के चित्र बनाए हैं जो कि एक ही टेक्निक को यूज़ करके एक ही विधि के साथ बनाए हैं। पूरी जो उनकी लंबाई बनाई है वो सेम बनाई हैं और उनकी जो पोजीशन बनाए हैं वो सेम बनाए हैं। वस्त्र भी इनके जो है बहुत ये 16 शासकों के आपस में मिलते जुलते हैं। एनली पेन की नारी आकृतियों पर तत्कालीन मूर्तिकला का प्रभाव माना जाता है, विशेषतः शरीर रचना तथा वस्त्र विन्यास की दृष्टि से। तो इन्होंने नारी आकृतियों का भी चित्रण किया हुआ है जो कि उसमें मूर्तिकला का प्रभाव मतलब कुछ स्टिफ दिखती हैं इनकी जो आकृतियां हैं, तो मूर्तिकला का प्रभाव है। और जो इनकी शरीर रचना है और वस्त्र विन्यास हैं, वस्त्र जो उनके बनाए गए हैं वो बिल्कुल मूर्तियों की तरह देखने में लगते हैं। व्यक्ति चित्रण के अतिरिक्त एनली पेन की प्रसिद्धि बहुत देवताओं विषयों के कारण थी। तो व्यक्ति चित्र तो ये बनाते थे एनली पेन, पोर्ट्रेट्स भी बनाते ही थे, ह्यूमन फिगर्स बनाते ही थे, लेकिन इनके साथ साथ जो इनकी प्रसिद्धि थी वो देवताओं के टॉपिक को लेकर थी कि ये जो इनका सब्जेक्ट मैटर होता था वो देवताओं को लेके भी ये काम करते थे, पोर्ट्रेट्स के अलावा, ह्यूमन फिगर्स के अलावा। तो आपका एनली पेन ख़त्म हुआ। अब आपका नेक्स्ट आर्टिस्ट है वांग वेंग। कभी आपका जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है थांग कालीन चित्रकार के बारे में लिखिए, इसीलिए मैंने आपको 2-3 चित्रकारों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। तो आपका जो नेक्स्ट है वो वांग वेई जो है वो 699 से 759 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। वांग सांसी प्रांत के छी जनपद का मूल निवासी था और उसके वंश के 13 व्यक्ति थांग शासकों के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, ये सांसी प्रांत का था और छी जनपद का निवासी था। उसके जो वंश के 13 व्यक्ति थे वो क्या थे, थांग शासकों के प्रधानमंत्री थे। वांग बचपन से ही प्रतिभाशाली था, किंतु साहित्य की अपेक्षा इसका संगीत में ज़्यादा मन लगता था, तो उसी में वांग जो है वो अधिक सफल हुए। आगे देखते हैं।
वांग को बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी। 40 वर्ष की आयु में उसने एक प्रसिद्ध कवि का व्यक्तिचित्र बनाया। उसने लगभग 2 दशकों तक अशोक के विख्यात चित्रकार हान कान की आर्थिक सहायता भी थी। तो वांग को जो है वो इनका बचपन से ही कला के प्रति बहुत इंटरेस्ट था, उसको बहुत रुचि के साथ करते थे। और ये जो है इन्होंने एक 40 वर्ष की आयु में एक प्रसिद्ध कवि का पोर्ट्रेट बनाया था। और ये जो है जो हान कान एक आर्टिस्ट है काफ़ी फेमस, तो उसकी इन्होंने आर्थिक मतलब पैसों से इनकी मदद भी की। जो हान कान था, वो जो है घोड़े के चित्र, अश्रु के चित्र बनाता रहता था। एक और यथार्थ आकृतियों का भ्रम उत्पन्न करती थी, दूसरी ओर चित्र के विस्तार में गति और निरंतरता का एक नया आयाम भी उपस्थित करती थी। तो इनके जो चित्र होते थे किसके, वांग के, तो बहुत यथार्थ लगते थे, मतलब रियलिज्म से रिलेटेड लगते थे। लेकिन कभी कभी उसमें इनका सब्जेक्ट मैटर ऐसा होता था कि हमें कंफ्यूज कर देता था, भ्रमित कर देता था कि ये यथार्थवाद है या एक कल्पना करके चित्र बनाए गए हैं। और दूसरी ओर जो इनके चित्र बनते थे उनमें बहुत विस्तार देखने को मिलता है, डिटेलिंग में काम देखने को मिलता है, मोमेंट देखने को मिलता है काम में। जो इनके चित्र बने हैं, निरंतरता मतलब उसको कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को लेके किया है, और एक नया आयाम मतलब एक नए सब्जेक्ट मैटर को लेके इन्होंने काम किया हुआ है, जो इनके पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। वांग वेई ने भी वू ताओतुजी की इस पद्धति को आगे बढ़ाया और इस प्रकार दृश्य में सूक्ष्म सौंदर्य भर दिया। इस प्रकार कला गतिमय अथवा कोमल ही नहीं वरन गहन भी थी। तो देखिए ये जो है वो ताओतुजी से प्रभावित थे, उनकी टेक्निक्स को फॉलो किया। और जैसे वो ताओतुजू आपके लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो ताओतुजू जो है वो भी लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, और इसी प्रकार ये भी लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। तो सूक्ष्म सौंदर्य भर दिया मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों के साथ सुंदरता को लेके इन्होंने काम किया हुआ है। जो इनके दृश्य चित्र, लैंडस्केप जो बनाए हैं, सीनरीज जो बनाई हैं, तो इस प्रकार की जो कला है उसमें मोमेंट देखने को मिलता है, और कोमल ही नहीं वरन गहन भी है, मतलब बहुत डीप स्टडी के साथ इन्होंने चित्रों को बनाया हुआ है। वांग ने दृश्य चित्रण में स्तरीय दूरी, लेवल डिस्टेंस दिखाया हुआ है, जो इनके दृश्य चित्रण बने हुए हैं, और उसको आधार लेकर आकृतियों को अक्षातित भी किया है। मतलब पूरी जो इनका पूरा एक पट होता था इनका, जो जिस चीज़ पे चित्रण करते थे वो पूरा भरा हुआ, आच्छादित मतलब भरा हुआ होता है, तो भरा हुआ होता था। और जो इनके लैंडस्केप बनाते थे उसमें लेवल डिस्टेंस का भी आधार रखते थे, उसको भी ये साथ लेकर आकृतियों को बनाते थे। इसके चित्रों में पर्याप्त गहराई के साथ साथ वातावरण के प्रभावों को भी स्याही के नए टेक्निक द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये जो है वातावरण में एक इनका अलग से लगाव दिखता है, और गहराई मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को अध्ययन करके चित्रों को बनाया हुआ है। और इसने जो है स्याही से चित्रण जो करता था उसकी एक नई टेक्निक भी प्रस्तुत की, दिखाई, नई टेक्निक में भी काम किया। वांग वेई नहीं टूटे हुए स्याही के टेक्निक में इंक रंग की स्याही चित्र अंकित किए, जिनमें स्लिपी के समान सशक्त रेखांकन एवं कुशल छाया द्वारा पर्वतों के ढांचे बड़ी सुंदरता से उभारे हैं। तो जो वांग वेई थे उन्होंने यहाँ पे वांग वेई नहीं लिखा है, तो ने ही होगा, इसको सही कर लेना आप लोग। तो वांग वेई ने ही टूटे हुई स्याही की टेक्निक, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोकन इंक टेक्निक, उसमें जो है एक ही स्याही के साथ चित्रण किया हुआ है, जिनमें स्लिपी लिखा है, सुलिपि कर लेना, जिसमें सुलिपि के समान सशक्त रेखांकन और कुशल छाया द्वारा पर्वतों के ढांचे बड़ी ही सुंदरता के साथ बनाए गए हैं। तो जैसे इनकी सुलिपि होती थी उसी प्रकार इन्होंने जो है वो पर्वतों को दिखाने का प्रयास किया है। तो इनकी टेक्निक जो बोली जाती है वांग वेई की, वो टूटे हुए स्याही की टेक्निक बोली जाती है, ब्रोकनिंग टेक्निक बोली जाती है, जो इन्होंने एक ही रंग के साथ काम किया हुआ है, एक ही स्याही के साथ। तो आपका ये वांग वेई था। और वांग वेई के बाद आपका दूसरा आर्टिस्ट मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को। तो आपको मैंने अभी थांग राजवंश में वू ताओतुजू और आपका वांग वेई और एनली पेन और वांग वेई मैंने इस वीडियो में कवर किया है आपका। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें, या मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।